हेलो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेच्युटी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ग्रेच्युटी बेसिकली ना ग्रेटिट्यूड है। किसका ग्रेटिट्यूड है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेटिट्यूड देता है कि आपने इतने लंबे टाइम तक हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, तो ये हमारी तरफ से आपको एक आभार व्यक्त करना है। अपना आभार दे रही हूँ कि भाई आपने हमारे लिए बहुत वर्क किया, राइट। तो ये एक मॉनेटरी पेमेंट है। आभार जो दे रहे हैं, जो ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं? मॉनेटरी टर्म्स में दे रहे हैं। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ग्रेच्युटी बोलते हैं। सो बेसिकली ग्रेच्युटी क्या हो गया? एक वॉलंटरी पेमेंट है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को देता है। और क्यों देता है? क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, तो उनकी सर्विसेज को अप्रिशिएट करने के लिए, उनके किए गए काम को अप्रिशिएट करने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए, ग्रैटिट्यूड देने के लिए आप ये मॉनेटरी पेमेंट करते हैं, जिसे हम ग्रेच्युटी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब वैसे तो ऐसे लग रहा है कि भाई ये कोई करे ना करे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं आभार व्यक्त करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, किसी को ग्रेटिट्यूड नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ग्रेच्युटी एक ऐसा टर्म है ना, वो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन पा गया है। कैसे? ड्यू टू पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 फ्रेम हुआ है, जिसकी वजह से इस ग्रेच्युटी कॉन्सेप्ट को क्या मिल गई है? स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल गई है, राइट। सो अब यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा, ऑलमोस्ट जितने भी आपके एम्प्लॉयर होते हैं ना, अब आज के टाइम पे जितने भी एम्प्लॉयर होते हैं, वो ऑलमोस्ट सभी अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रेच्युटी पे करते हैं। तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इस एग्रीमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे ये होता है कि भाई एक टाइम के बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, मतलब कुछ सालों की सर्विसेज के बाद, एटलीस्ट कम से कम 5 साल 10 साल की सर्विस के बाद अपने वो एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी पे करेगा, राइट। यहाँ तो बात क्लियर हो गई कि ग्रेच्युटी क्या है। तो जनरली ना ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। अब जब आप सर्विस दे ही रहे हैं तो देने का मतलब नहीं होता ना, तो ये कहा जाता है कि भाई सर्विस आपने प्रोवाइड कर दी, आप टर्मिनेट हुए, रिटायर हो गए, तो हम आपको ग्रेच्युटी पे करेंगे, एक अच्छा खासा अमाउंट आपको पे करेंगे, ठीक है। वो ग्रेच्युटी हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ये जो ग्रेच्युटी है आप ड्यूरिंग द सर्विस भी प्रोवाइड किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्रेच्युटी आपको ड्यूरिंग द सर्विस भी प्रोवाइड किया जा सकता है और आफ्टर द सर्विस भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर इनकम टैक्स एक्ट की बात करें, तो जब ग्रेच्युटी आपको ड्यूरिंग द सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, मतलब अभी आप जॉब कर ही रहे हैं और आपको वो लमसम हैवी अमाउंट एज अ ग्रेटिट्यूड पे कर दिया गया एम्प्लॉयर के थ्रू, तो इनकम टैक्स एक्ट उस पूरे अमाउंट को टैक्सेबल कर देती है, उसको इनकम मान लेती है और उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। वहीं अगर वही ग्रेच्युटी आपको आफ्टर सर्विस प्रोवाइड किया गया, मतलब आपकी जॉब कंप्लीट हो गई, टर्मिनेट हो गया, रिटायरमेंट हो गई, डेथ, मतलब कोई भी केस हुआ, मतलब सर्विसेज एंड हो गई, उसके बाद अगर आपको वो ग्रेच्युटी रिसीव होती है, तो इस सिचुएशन में इनकम टैक्स एक्ट कहती है कि हम आपको कुछ एग्जेम्पशन दे देंगे। मतलब जितना ग्रेच्युटी का अमाउंट मिला है ना, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, कुछ एग्जेम्प्ट कर देंगे, रिमेनिंग पोर्शन को इनकम मानते हुए इस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई? तो अब यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा कि जो ग्रेच्युटी मिलती है ना, वो ऐसा नहीं मिलती कि 10,000 5,000 ऐसी। ग्रेच्युटी का अमाउंट ना अच्छा खासा अमाउंट होता है। अगर मैं मिनिमम भी बात करूँ तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख इस तरीके से बनती है ग्रेच्युटी। तो बहुत हैवी अमाउंट की भी ग्रेच्युटी फ्रेम हो जाती है। क्लियर है? तो इसी वजह से ये चीज़ बहुत मैटर करता है कि कितना अमाउंट ऑफ टैक्स इस पर पड़ेगा, मतलब कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा और कितना एग्जेम्पशन होगा। क्लियर हो गई यहाँ पे बात? तो अब हम एग्जेम्पशन की जब बात कर रहे हैं कि ये कुछ लिमिट तक एग्जेम्प्ट होता है, तो ये जो एग्जेम्पशन है ना, वो किस सेक्शन में डील किया गया? सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में एग्जेम्पशंस को डील किया गया है कि ग्रेच्युटी से अगर आपको इनकम हुई है तो कुछ कंडीशंस में आपको ये एग्जेम्पशंस प्रोवाइड होगी। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस की जब बात करते हैं, तो एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ग्रेच्युटी जो एग्जेम्पशन आपको मिलता है कि ये इतना अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपको टैक्स नहीं देना होगा, वो सिर्फ तभी मिलेगा जब एक एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉई को ये ग्रेच्युटी पे की गई है। मतलब जिसने पे किया है ग्रेच्युटी और जिसको पे किया गया है, उन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होना चाहिए? एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको मिलने वाली ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट नहीं होगी। जो हम कह रहे हैं कि सर्टेन अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो सर्टेन अमाउंट भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, बल्कि पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, इवन वो आफ्टर अ सर्विस क्यों ना मिली हो। बात समझ में आ गई? जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं कि अगर LIC अपने इंश्योरेंस एजेंट को ग्रेच्युटी पे कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस एजेंट है वो उनके एम्प्लॉई नहीं है, वो एजेंट के रिलेशन में वर्क कर रहे हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करता, इसीलिए एजेंट को मिलने वाली ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी की एग्जेम्प्ट नहीं होगी और सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 इस पर अप्लाई नहीं होगा, कोई एग्जेम्पशन अलाउ नहीं होगा। यहाँ तो बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और एग्जेम्पशन में आपको बता देती हूँ कि ये जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 का एग्जेम्पशन आपको मिलता है ना,
वो ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हैं, तभी आपको मिलेगा। ये आप चाहे ओल्ड टैक्स रिजाइम से टैक्स पे करिए या न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर अपना टैक्स पे करिए, आपको ये एग्जिम्पशन मिलेगा सब्जेक्ट टू कि जो कंडीशंस हैं वो एप्लीकेबल हों तो, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बता दूं कि जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 आया है ना, वहाँ पर डिटेल्स बताई गई है कि कितने टाइम तक की सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद आप ग्रेजुटी पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। ये सारी बातें वहाँ मेंशन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप ग्रेजुटी के प्रोविजंस को इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली बात कि ग्रेजुटी आपको रिसीव कब हुई है, ठीक। रिसीव होने की दो ही कंडीशन है, या तो ड्यूरिंग सर्विस या आफ्टर सर्विस। अगर ड्यूरिंग सर्विस हुई है, कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस में आपको ग्रेजुटी रिसीव हो रही है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको ये टैक्सेबल करना है, वो भी फुल्ली, है ना। पूरा का पूरा जितना भी ग्रेजुटी का अमाउंट रिसीव है पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस तरह के एम्प्लॉई हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप कोई भी एम्प्लॉई हो, अगर आपको ग्रेजुटी रिसीव हुई ड्यूरिंग दी सर्विस, आपका वो एग्जामिशन में नहीं आएगा, पूरी तरह टैक्सेबल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी कि अगर आपको ग्रेजुटी रिसीव होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ, फिर क्या होगा। यही जो है एग्जेम्पशंस का मेन प्रोविज़न आ जाता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब यही प्रोविजंस आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। तो पहली बात तो याद रखिएगा हमेशा कि भाई जब रिटायरमेंट बेनिफिट है और आपको रिटायरमेंट से पहले सर्विस के ड्यूरेशन में मिल गया, तो इनकम टैक्स कहती है कि पूरा का पूरा टैक्स दीजिए आप, ठीक। इस तरह से इसको याद रखिए। दूसरा, अगर ये रिटायरमेंट बेनिफिट है और आप रिटायरमेंट के बाद ही पाए हैं, तब क्या होगा, तब आपको थोड़ी सी छूट दी जाएगी, एग्जम्पशन दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है ना, रिटायरमेंट के बाद आपको ये ग्रेजुटी मिल रही है और आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, फिर तो आपको फिर पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपको रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुटी का अमाउंट रिसीव हुआ, तो आप बिल्कुल रिलैक्स्ड रहिए, पूरा का पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट है, एक पे भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑब्वियसली ये करना चाहेंगे कि उनको ड्यूरिंग द सर्विस ग्रेजुटी ना रिसीव हो। उनको कब रिसीव हो, आफ्टर सर्विस रिसीव हो, क्योंकि वो जितना भी अमाउंट रिसीव होगा पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बात आती है अदर एम्प्लॉयज़ की। अदर एम्प्लॉयज़ का क्या मतलब हो गया, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो उनके लिए बोला गया कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्ट होता है। क्या क्या लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में, पहली चीज़ कि आपको जो ग्रेजुटी का अमाउंट एक्चुअली रिसीव हुआ है, भाई जितना अमाउंट रिसीव हुआ वो, या फिर दो और चीज़ें हैं। अब दो और चीज़ें में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो एम्प्लॉई जिसको आफ्टर रिटायरमेंट ग्रेजुटी रिसीव हो रही है और ये एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, क्या वो एम्प्लॉई पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंदर कवर्ड है या नहीं कवर्ड है। मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल है, तो वहाँ के एम्प्लॉई भी इस एक्ट के अंदर कवर हैं या नहीं है। अगर वो एम्प्लॉई इस एक्ट के अंदर कवर है तो क्या होगा, 20 लाख रुपीज़ या जितना है ग्रेजुटी का अमाउंट उन्होंने रिसीव किया है वो, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न 15 डिवाइड बाई 26। ये 15 डिवाइड बाई 26 क्या हो गया, ये भी समझिए। 26 को मंथ माना गया, ठीक है। जैसे 30 दिन का आप एक महीना मानते हैं ना, तो इन्होंने संडे जो 4 होते हैं उन संडे को हटा के 26 से डिवाइड कर दिया। तो अब उन्होंने क्या कहा कि 15 दिन की सैलरी आपको दी जाएगी। तो 15 दिन की सैलरी 30 में से 15 नहीं, 26 में से 15। क्लियर हो गया। तो 15 बाई 26 किया गया, मल्टीप्लाई बाई क्या, लास्ट ड्रॉन सैलरी। आप जब रिटायर हुए उस वक्त आपकी सैलरी क्या थी, लास्ट जिस मंथ आप रिटायर हुए उस मंथ में आपने कितनी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई थी, वो लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। कहने का मतलब कि अगर आपने आपका जितना सर्विस ड्यूरेशन देखा जाए तो आप मान लीजिए 21 साल वहाँ पे जॉब किए हैं, ठीक है। 21 साल 5 महीने, 21 साल 7 महीने या 21 साल 8 महीने ऐसे आपने जॉब किया है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कहा जाएगा कि आप 21 साल 8 महीने नहीं, उसे 22 साल मान लिया जाएगा। तो कहने का मतलब 15 डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाई बाई, मान लीजिए आपने 1.5 लाख की सैलरी लास्ट विड्रॉ की है, तो 15 डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाई बाई 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाई 22 ईयर्स। ये अमाउंट जब कैलकुलेट होके आएगा तो जो भी अमाउंट आया वो अमाउंट, या फिर 20 लाख रुपीज़ फ्लैट, या फिर जो ग्रेजुटी का अमाउंट आपने रिसीव किया, तीनों में जो सबसे कम होगा उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा और जो रिमेनिंग होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। बात क्लियर हो गई यहाँ पे, ये इसका मेन प्रोविज़न हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो कि ये जो कंप्लीटेड ईयर
और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, उसका मतलब हो गया कि अगर आपका एक्सेस ऑफ 6 मंथ हुआ जॉब फ्रैक्शन कैलकुलेट करते वक्त, तो उसको 1 साल राउंड ऑफ कर लिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि मान लीजिए आपने 7 ही महीना काम किया है तो उसको 1 साल कन्वर्ट कर लिया जाएगा, मतलब 15 महीने, 15 साल और 7 महीने, तो क्या हो जाएगा 16 ईयर्स हो जाएगा। बात समझ में आई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बोला जा रहा है लास्ट ड्रॉन सैलरी। अब लास्ट ड्रॉन सैलरी का क्या मतलब हुआ, लोगों को तो बहुत सारे अलाउंसेस, परक्यूजेस सब कुछ मिलता है, तो क्या सब कुछ ऐड ऑन किया जाएगा? नहीं, वहाँ पे बोला गया कि जो मंथली आपकी बेसिक सैलरी आती है, बेसिक सैलरी और डीए, अब वो डीए फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी हो या ना हो, ठीक है, जो रिटायरमेंट बेनिफिट के साथ की सैलरी हो या ना हो, आपका जो भी डीए आपको रिसीव हो रहा होगा वो पूरा का डीए, पूरा डीए ले लिया जाएगा। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए वही आपकी सैलरी मानी जाएगी, लास्ट ड्रॉन सैलरी आपकी वही रहेगी। मतलब लास्ट ड्रॉन सैलरी आपकी जो भी आ रही होगी ना, उसमें आपको अलाउंस परक्यूजेस सब हटा देना, क्या क्या लेना है, सिर्फ डीए लेना है और बेसिक सैलरी लेनी है। बात क्लियर हो गई। इस तरीके से आपका कैलकुलेट होगा। अब ये तो उन एम्प्लॉय का था जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड होंगे। अब अगर मान लीजिए आप ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है, फिर क्या होगा, तो उतने किस्म क्या एग्जाम्पशन होगा, तो बोला गया कि एक तो भाई जितना आपने रिसीव किया वो तो रखिए 20 लाख रुपीज़ और रखिए। पहले के अमेंडमेंट के बाद ये 20 लाख सेम कर दिया गया, पहले ये चेंज अमाउंट था, पर अभी समझिएगा 20 लाख रुपीज़, बस आपको अमाउंट इतना याद रखना कि 20 लाख ग्रेच्युटी में एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, तो खुद जितना ग्रेच्युटी रिसीव करो या 20 लाख रुपीज़। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं हो तब क्या होगा, तो बोला गया कि आपके 10 महीने की सैलरी उठाइए, उसका एवरेज करिए, उस एवरेज का 1/2 करिए 50%, ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर जो आपने सर्विसेज दी हैं, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आपको रखनी है। अगर कोई फ्रैक्शन आता है, जैसे मैंने कहा ना 7 महीने, 8 महीने, 6 महीने, 4 महीने ऐसे आ रहे हैं, तो वो आपको इग्नोर कर देना है, उस 7 मंथ्स को कंसीडर ही नहीं करना, उस 8 मंथ को कंसीडर ही नहीं करना, हटा दीजिए उसको। तो जब ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं तो इन लोगों को रिलैक्सेशन मिल गया, तो इन लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। बात समझ में आ गया। तो एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ की और 1/2 करना है, और फिर आपको फ्रैक्शन जो है वो इग्नोर करते हुए लेना है। 20 लाख तो सेम है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। सो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे भी एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, सैलरी 10 मंथ की जब सैलरी निकालेंगे तो 10 मंथ की एवरेज सैलरी का क्या मतलब हुआ कि जब आपने जॉब छोड़ी उससे पीछे के 10 साल आपको पकड़ने हैं, 10 महीने आपको पकड़ने हैं, और 10 महीने का आप सैलरी निकालेंगे, डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो एवरेज सैलरी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सैलरी की बात आती है कि सैलरी का क्या मतलब होगा। देखिए सैलरी का मतलब यहाँ पे भी होगा कि बेसिक सैलरी तो रहेगी, फिर आपका डीए रहेगा, पर डीए यहाँ पे कौन सा, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी वाला जो डीए होता है सिर्फ वही लिया जाएगा। अगर डीए फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो डीए कंसीडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ बेसिक सैलरी लिया जाएगा। इसके अलावा कमीशन भी लिया जाएगा, पर कमीशन कौन सा, जो फिक्स्ड परसेंटेज पे बेस्ड होगा। सो कहने का मतलब यहाँ पे जब हम एवरेज 10 मंथ की सैलरी निकाल रहे होंगे तो वहाँ पे सैलरी में बेसिक सैलरी लेनी है, डीए फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी लेनी है, और कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज लेना है। इन तीनों को ऐड करके जो सैलरी आती है, इसी तरह 10 महीने की सैलरी ले लेनी है और उसको डिवाइड करके 10 से एवरेज निकाल लेना है। क्लियर हो गया। और फिर उसको 1/2 करेंगे और मल्टीप्लाई बाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस क्लियर हो गया कि आपको फ्रैक्शन ईयर को इग्नोर कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये बात तो यहाँ तक खत्म हो गई। और फिर तीनों को हम कंपेयर करेंगे, जो तुमने रिसीव कर रखी है ग्रेच्युटी एक्चुअली 20 लाख रुपीज़, या ये प्रोविजन जो कम होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग जो ग्रेच्युटी आपने रिसीव की है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक और एक चीज़ है इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि मान लीजिए आपको ग्रेच्युटी एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से रिसीव हो रही है सेम टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन तो सेपरेट करेंगे लेकिन लिमिट 20 लाख ही रहेगी ना, लिमिट नहीं एक्सीड कर जाएगी। मतलब जैसे देखिए ना, आपने कितनी ग्रेच्युटी रिसीव की टोटल में मिला लीजिए कैलकुलेट करके दोनों एम्प्लॉयर से, तो वो ग्रेच्युटी भी कितना आपने रिसीव किया, फिर ये आप ग्रेच्युटी कब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर है कि नहीं है, उसके हिसाब से अपना मेन प्रोविजन का निकाल लीजिए कि 1/2 वाला लगेगा या आपका जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का है वो मेंशन होगा, आप 15/26 लगेगा, आप वो कैलकुलेट कर लीजिए। और 20 लाख का अमाउंट फिक्स्ड है, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा लिमिट नहीं कि हम ये सोचे कि एक एम्प्लॉयर का 20 लाख, दूसरे एम्प्लॉयर से भी 20 लाख, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है। तो ये हमारा ग्रेच्युटी हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ग्रेच्युटी है क्या। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।